ओके। जी। तो तन्मय जी, सवाल रखिए आज आप अपने जी, पौधारोपण मैंने से। कुछ सवाल प्रिपेयर किया है आज जी। का टॉपिक के लिए, जो कि है प्लांटेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जी। मैं पहला जो सवाल है वो है, पौधावरण शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो रखा गया है, सवाल जो रखा गया है तन्मय जी की तरफ से, कि पौधारोपण शुरू करने से पहले किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला, सोल का जो नियम है, या सोल जिस हिसाब से खेती कराता है, उसका सबसे पहला ही आधार जो है कि मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच होना अति आवश्यक है। मिट्टी की जांच पर ही आधारित होता है कि जब हम प्लांटेशन करने वाले हैं और प्लांटेशन करते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ेगी। प्लांट कोई ऐसी फसल नहीं है जो हम 1-2 महीने या 3 महीने की फसल समझ के अपने हिसाब से चीजें डालकर उसे आगे पीछे करके कर लें और बाद में हम फसल को चेंज कर लें। प्लांटेशन एक बार होता है, ये सालों के लिए होता है, किसान को इससे सालों तक इनकम होने वाली है। तो इसको मेंटेन करने के लिए और ये प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से ही अच्छी ग्रोथ ले सके, बीमारियों से बचा रहे, इस सब के लिए मिट्टी की जांच होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके आधार पर ही डिसाइड होगा कि मिट्टी में प्लांट को कैल्शियम कितना चाहिए है, फास्फोरस कितना चाहिए, पोटेशियम कितना चाहिए, नाइट्रोजन कितना चाहिए, कार्बन की क्या व्यवस्था है, क्या इसमें कोई दीमक या नीमाटोड की कोई समस्या तो नहीं है, क्या इसमें फंगस की समस्या है। ये सब की जानकारी आपको सॉइल टेस्टिंग के बाद ही पता चलती है। इसके बाद ही आप प्लांटेशन करें, है ना। वरना आप आधा अधूरा प्लांटेशन करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी मिट्टी में कैल्शियम कितना था, फास्फोरस कितना था, और आपको पता ही नहीं है हमें आप कितना डालना चाहिए। तो पहला जो जरूरी तथ्य है वह है आपका मिट्टी की जांच। दूसरा होता है पौधों का चयन। तो पौधों का चयन आपको बिल्कुल ध्यान रखकर करना है ना। पौधे ऐसे हों जो जलवायु के आधार पर मिट्टी के अनुसार वहां पे बढ़ सके, अपनी ग्रोथ ले सके, बीमारियों से बचे रह सके, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स लेने हैं। आप कोई भी प्लांट्स अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें रजिस्टर्ड नर्सरी से लें, ऐसी नर्सरी से लें जो विश्वसनीय हो, जो आपको कुछ भी उल्टे सीधे प्लांट ना थमा दे, ताकि बाद में आपको इसका नुकसान झेलना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है ना कि प्लांट तो छोटे होते हैं, अभी हमें पता नहीं है। सपोज कीजिए आपने कोई अमरूद के प्लांट ले लिए और आपको पता ही नहीं कि अमरूद के प्लांट कैसे हैं, या इसमें कोई जेनेटिक इशू या जन्म से कोई इनमें समस्याएं तो नहीं थी। जब इसके मदर प्लांट से इनको तैयार किया गया, और अगर मदर प्लांट में ही कोई समस्या रही होगी, तो बाद में जब ये प्लांट्स तैयार होते हैं, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ इनको तैयार नहीं किया गया है, प्रॉपर देख रेख से तैयार नहीं किया गया है, तो जब ये 2 साल बाद फ्रूटिंग की अवस्था में आएंगे तो वहां पे हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़े। और ऐसा हो भी सकता है बिल्कुल। तो विशेष ध्यान रखें, विश्वसनीय संस्था से ही आप प्लांट्स का चयन करें। इसी प्रकार अगर आप बीजों के आधार पर प्लांटेशन करते हैं तो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का आपको चयन करना है। बीजों का प्रॉपर बीजोपचार करना है। जिन गड्ढों में आप ये प्लांटेशन या बीज लगाने वाले हो, उसका पूर्ण तरीके से उपचार होना चाहिए, है ना। ये सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। मौसम की जानकारी इसमें बहुत जरूरी है। मौसम की जानकारी के अनुसार ही प्लांटेशन करें। उपयुक्त मौसम हो तभी आप प्लांटेशन करें। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, वेदर आपको दिखा रहा है, मौसम आपको दिखा रहा है कि आगे बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, इससे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। या आगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो विशेषता ध्यान रखकर पर्टिकुलर टेम्परेचर या तापमान के आधार पर ही हमको प्लांटेशन करना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत अधिक मात्रा में पानी लगता है। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह पे प्लांटेशन कर रहे हो जहाँ पे आपके पास प्रॉपर पानी की व्यवस्था ही ना हो। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें कितनी मात्रा में पानी लगने वाला। प्लांटेशन को बहुत पानी लगता है ना। गर्मी के समय में लगातार पानी, उसे 12 माह ही पानी देना पड़ता है। कई बार हो सकता है बारिश में तो आपकी व्यवस्था जम जाएगी, लेकिन अगर ठंड में या ग्रीष्म काल के समय अगर आपके पास प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है तो प्लांट्स स्ट्रेस में जा सकते हैं। प्लांट्स को लगातार पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। ये कुछ विशेष तथ्य है, इसको देखकर ही आप प्लांटेशन की प्लानिंग करें। ओके, नेक्स्ट सवाल पे जाए जितेंद्र जी। जी मैम, बिल्कुल। अगला सवाल पूछे आप। ओके, मिट्टी की तैयारी पौधावरण की सफलता को
कैसे प्रभावित करती है? जी, देखिए मिट्टी की तैयारी एक विशेष क्रिया है पौधारोपण के लिए, क्योंकि प्लांट अकेला ही किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है कि प्लांट आपका बहुत अच्छा है और आपकी मिट्टी की तैयारी ही नहीं है, तो वहां भी प्लांट्स आपका डिप्रेशन में जा सकता है, ठीक है ना, खराब हो सकता है, सूख सकता है, रोगों से ग्रसित हो सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी की आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। मिट्टी की कम से कम 2 से 4 बार आप बढ़िया अच्छी जुताई करें, ठीक है। उसमें आपको पोषक तत्वों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना है, जो आपको भूमि उपचार के अंतर्गत भी आती है। दूसरा, आपकी सॉइल टेस्टिंग पर भी वो डिपेंड करती है। अगर आप आपकी खेती में अच्छी जानकारी रखते हैं और आपको पता है कि मेरी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, कौन से पोषक तत्व कम है, पीएच मेरा कितना है, मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आपको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जानकारी है, तो ही आप प्लांटेशन को लेकर प्लानिंग करें। अन्यथा एक सॉइल टेस्टिंग आपकी पूरी आने वाली प्लांट की जो जनरी है उसको सेट करती है ना। प्लांट का जो सफर होने वाला है आने एक दो साल में, वो उस पर ही तय करेगा कि हमें कितनी मात्रा में कैल्शियम लगने वाला है, कितना फास्फोरस लगना है। ये महत्वपूर्ण तत्व है जो प्लांट को रेगुलर बेसिस पे चाहिए ही होते हैं, ठीक है। मिट्टी की संरचना का हमको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की संरचना पर ही प्लांट की जड़ों का विकास होना निर्भर करेगा। प्लांट में मिट्टी में अगर आपके प्रॉपर पोषक तत्व रहेंगे, प्रॉपर आपके मित्र जीवाणु रहेंगे, कार्बन की उपलब्धता रहेगी, कंपोस्ट खाद का आपको विशेष ध्यान रखना है। कम से कम आपको एक प्लांट में 2 से लेके 10 किलो तक कंपोस्ट खाद आपको लग सकती है, प्लांट की एज के हिसाब से, प्लांट की क्वालिटी के हिसाब से, है ना। जल की व्यवस्था, जल धारण की क्षमता, जो मैंने आपको पहले क्लियर किया है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर अगर मिट्टी का स्ट्रक्चर अगर अच्छा रहेगा तो मिट्टी की जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, और मिट्टी में से प्लांट को जितना भी जल प्राप्त होना चाहिए वो उसे प्रॉपर मिलता रहता है ना। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके। अगला सवाल। अधिकतर फसलों के पौधावरण के लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है? देखिए, तन्मय जी ने ऐसा पूछा है, अधिकतर फसलों के पौधारोपण के लिए कौन सा समय या कौन सा वेदर अच्छा होता है। तो ये प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और अलग अलग जगह अलग अलग वेदर पाया जाता है। साउथ में अलग वेदर होता है ना, नॉर्थ में अलग वेदर होता है, मिडिल ईस्ट या मिडिल में जो आपका मध्य प्रदेश वाला बेल्ट है या छत्तीसगढ़ बेल्ट है उसमें अदर वेदर होता है। आपको मौसम के अनुसार ही प्लांटेशन का चयन करना है, उसके हिसाब से ही प्लांटेशन करना है। अधिकतर प्लांटेशन जो किए जाते हैं वो जनरली जून में किए जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि प्लांट्स प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन भी ग्रहण कर पाते हैं, पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती है ना। जो ऊपर से जो बारिश का पानी मिलता है उसमें उसको सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब की प्रॉपर तरीके से उपलब्धता हो पाती है। बाकी आप किसी भी मौसम में प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना। ये आपके जल की व्यवस्था पर, आपके मैनेजमेंट पर, आपके स्टाफ पर, ये सब चीज पर डिपेंड करेगा। आपके लेबर की क्या व्यवस्था है, आपका प्रॉपर पानी के निकासी की या पानी को देने की क्या व्यवस्था है, ये सब उस पर डिपेंड करता है ना। बाकी प्लांटेशन आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्षा ऋतु ऋतु सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है। शीतकाल जो अभी जो चल रहा है, अक्टूबर से शुरू हो जाता है, जो शीत ऋतु शुरू हो जाती है, इस समय भी पौधारोपण करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर होता है वो एकदम मीडियम होता है। 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जो एक प्लांटेशन के लिए या पौधारोपण के लिए एक उपयुक्त टेम्परेचर माना गया है। इसमें क्या होता है कि पौधों की वृद्धि धीमी होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल तन्मय जी। जी। जैविक पौधावरण के क्या लाभ है? जी बिल्कुल। देखिए, जैविक पौधारोपण आप मतलब ये कहना है कि किसी भी प्रकार का केमिकल यूज किए बिना भी हम हमारे खेती में या हमारी जमीन पर हम जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से हम पौधारोपण कर सकते हैं। पौधारोपण करने के लिए हमें अच्छी तरीके की कंपोस्ट खाद की उपलब्धता होनी चाहिए, है ना।
अगर हम केमिकल यूज करते हैं पौधारोपण में, तो हमारे जो भी मित्र जीवाणु हमारी खेती में काम कर रहे होते हैं, वे खराब हो जाते हैं, वे मर जाते हैं, वह डोरमेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, वो धरातल में नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे नुकसान है केमिकल डालने से। आपको मिट्टी के स्ट्रक्चर लगातार आपका खराब होता चला जाएगा, है ना। पर्यावरण संरक्षण जो हमें बोला गया है कि हमको नेचर का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये भी पौधारोपण में अगर हम केमिकल यूज करते हैं तो इससे आपका नेचर का सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद जो हम बोलते हैं ना, कि कोई भी फ्रूट्स हम तैयार कर रहे हैं, कोई वेजिटेबल्स तैयार कर रहे हैं, या कोई भी हम कंद वर्गीय फसलें ले रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी गई है। ऑर्गेनिक या जैविक, केमिकल वालों से नुकसान है, किसी न किसी रूप में आपकी बॉडी में केमिकल इंसेक्ट हो जाएगा और किसी न किसी आपके बॉडी पार्ट को वो डिस्टर्ब करेगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी आपकी सुधरती चली जाती है ना। जब हम जैविक खेती करते हैं ना, तो मिट्टी का स्ट्रक्चर डे बाई डे सुधरता चला जाएगा, मिट्टी का स्ट्रक्चर जंगल के समान हो जाएगा। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि 2-3 साल बाद आपको मिट्टी में कुछ डालना ही ना पड़े, ऑटोमेटिक आपकी मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी, मिट्टी में सभी मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो जाएगी, और बैक्टीरिया दूर दूर से ढूंढकर पोषक तत्वों को आपके प्लांटेशन को देंगे। मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी, चाय पत्ती जैसी। 2 साल बाद ही मिट्टी में कार्बन की क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी में ये सब जब चीजें होंगी, तो प्लांटेशन में या पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो जैविक खेती करने से ये फायदे होते हैं। ओके, पौधों के बीच उचित दूरी क्यों जरूरी है? जी, देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि प्लांट से प्लांट की उपयुक्त दूरी होना चाहिए। कुछ लोग हाई डेंसिटी पे भी प्लांट्स लगाते हैं, कुछ लोग दूरी पर भी प्लांट्स लगाते हैं, कुछ लोग इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से भी प्लांट की दूरी तय करते हैं। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइब्रिड प्लांट्स हैं, या वो छोटे रूप में ही फ्रूटिंग वगैरह देते हैं, तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। आप 5 फुट की दूरी से 7 फुट की दूरी पर यूज कर सकते हैं। अब जनरली आपके अगर बड़े प्लांट्स हैं जो आगे जाके बड़े हो जाएंगे, तो कम से कम 12x15 की दूरी पर भी आप प्लांटेशन लगा सकते हो। जब तक आपके 1-2 साल में प्लांट्स बड़े होंगे, तब तक उन दो प्लांट्स के बीच में आप फ्लावरिंग की खेती करके, वेजिटेबल्स की खेती कर कर भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, है ना। और तो ये जरूरी है, प्लांट से प्लांट की दूरी होना क्यों जरूरी है, मैं इसको लेकर चर्चा करता हूँ। कि पोषक तत्वों की उपलब्धता, जब प्लांट से प्लांट की दूरी रहेगी, तो सभी प्लांट्स प्रॉपर तरीके से अच्छे से अपने लिए पोषक तत्वों को मिट्टी से ले पाएंगे। अगर ये प्लांट्स जितने ज्यादा पास होते जाएंगे, प्लांट में जैसे जैसे नीचे ग्रोथ का सिस्टम शुरू होगा, प्लांट का फैलाव बढ़ेगा, प्लांट के नीचे जड़ें बढ़ेगी, तो वो जड़ें एक दूसरे में उलझना चालू हो जाएंगी, और यहाँ पे फिर प्लांट्स में आपस में एक तरीके की, आप मान के चलिए, लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दूसरे को सस्टेनेबल रखने के लिए, एक दूसरे को जीवित रखने के लिए वे बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक प्लांट, जो भी प्लांट मजबूत होगा, वो सरवाइव कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, दूसरा प्लांट आपका कुपोषित स्थिति में चला जाएगा। तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। प्लांट से प्लांट की प्रॉपर दूरी होना चाहिए, हर प्लांट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जल की उपलब्धता भी इस पर डिपेंड करती है। प्लांट से प्लांट की जब दूरी रहेगी, तो प्रॉपर तरीके से हर प्लांट को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो पाएगा। और तीसरा जो जरूरी है, वायु संचार और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्लांट जितने ज्यादा दूर लगेंगे, सूरज का प्रकाश पूर्ण रूप से प्लांट के हर पत्ते पर मिल पाएगा। प्लांट जितने ज्यादा करीब होंगे, और जब भी प्लांट को प्रकाश की आवश्यकता होगी, या ये क्रिया करनी होगी प्रकाश संश्लेषण की, तो अगर वहां पे प्रकाश नहीं मिलेगा, तो पत्ते एक दूसरे में घुस जाएंगे, प्लांट एक दूसरे में एक दूसरे से ढक लेंगे, तो जो अंदर के जो पत्ते होंगे ना, वो पीले पड़ जाएंगे, वो प्लांट वहां से खराब होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ का स्ट्रक्चर आपका खराब होता चला जाएगा प्लांट का। जहां भी पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्लांट को नहीं मिलेगा, प्लांट वहां पे मरना शुरू हो जाएगा, वहां से आपका प्लांट कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार वायु तत्व जो प्रॉपर तरीके से क्रॉस हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, पर्याप्त हवा मिल सके प्लांट्स को, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ये प्लांट की दूरी पर भी निर्भर करता है ना। और कभी सपोज कीजिए किसी प्लांट में कोई रोग आया हुआ है, और थोड़ी दूरी पर आपका दूसरा प्लांट लगा हुआ है ना, तो वो एक दूसरे प्लांट को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा वो रोग।
नहीं तो क्या होगा, प्लांट एक दूसरे से चिपके रहेंगे ना, तो एक जगह से दूसरी जगह रोग आसानी से फैल जाता है, और ट्रीटमेंट करने में भी फिर इशू आएगा आपको। हो सकता है कि आपने 50 प्लांट लगा के रखे हो और 20 प्लांट में ये भी दिक्कत आई हो, और जो दूरी पर लगे हुए हैं, तो आप उस 20 प्लांट का को ट्रीट करेंगे या अच्छे से उसका रख रखाव करेंगे या उसको पूरा उपचारित कर देंगे, तो बाकी के जो 80 प्लांट है वो सुरक्षित रहने वाले हैं। लेकिन यही प्लांट जब आपस में आसपास रहेंगे, तो तेजी से बीमारी बढ़ने का मौका मिल जाता है, और प्लांट्स आपके खराब हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। पौधावरण के बाद सिंचाई की क्या भूमिका होती है? जी बिल्कुल। देखिए, पौधारोपण जब हम करते हैं और प्लांट्स को सभी बेसल डोज के साथ शिफ्ट कर देते हैं जमीन में, तो आपको ध्यान रखना है, पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्लांट को जितना पर्याप्त मात्रा पानी चाहिए उतना पानी उसे मिलना चाहिए, और जब भी आप पानी दें प्लांट्स को, तो कोई ना कोई न्यूट्रिशंस, कोई ना कोई फंगिसाइड ये जरूर चलाएं। प्लांट को ऐसा खाली पानी ना दें। प्लांट को जब प्यास लगेगी और जब आप पानी देंगे तो केवल पानी को ही ग्रहण करने वाला है, लेकिन अगर पानी के साथ हम कोई भी फंगिसाइड चलाते हैं या कोई भी न्यूट्रिशंस या कोई पोषक तत्व हम देते हैं, तो प्लांट उसको भी एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेता है। तो इससे प्लांट को ग्रोथ मिलने में आसानी होती है ना। प्लांट के तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई की अत्यधिक व्यवस्था होती है। पानी जितना ज्यादा हम ठीक तरीके से मैनेज करके प्लांट्स को दे पाएंगे, उतनी ज्यादा मिट्टी में पोषक तत्वों की व्यवस्था आपकी स्थिर हो पाएगी। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहेगी, तो नमी बनाए रखने से क्या होगा, नीमाटोड जैसी समस्या ये नहीं आएगी। प्लांट में जो जड़ों में कोई समस्याएं आती है, वो अगर पर्याप्त नमी आपकी प्लांट के हिसाब से बनी रहेगी, तो इससे फंगस वगैरह का भी आपको कंट्रोल मिल जाएगा देखने को। अधिक पानी भी ना हो प्लांट्स की जड़ों में, और कम पानी में ना हो, इसका विशेष हमें ध्यान रखना है। और ड्रिप इरिगेशन की अगर व्यवस्था आप रखते हैं, तो बहुत अच्छा ये तरीका है। पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्लांट के जड़ों तक एग्जैक्ट पहुंच पाता है। खुले पानी के माध्यम से जब भी हम कोई चीज देते हैं और मिट्टी आपकी ऊंची नीची है, खेत का स्ट्रक्चर आपका ऊंचा नीचा है, तो कहीं कहीं जगह पोषक तत्व अधिक मात्रा में पहुंच जाएंगे, कहीं कहीं पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं जगह पानी का अधिक जल भरा हो जाए, कहीं जगह पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो कोशिश करें नाली के माध्यम से पर्याप्त तरीके से पानी जा सके। रिंग बनाकर आप पोषक तत्वों को रिंग में दें। प्लांट के आसपास रिंग बनता है, जिसे थाला भी बोला जाता है। मिट्टी का एक रिंग स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और कोई भी पोषक तत्व आप अगर ड्रिप के माध्यम से उसमें देंगे, तो पर्याप्त मात्रा में प्लांट को एग्जैक्ट तरीके से पोषक तत्वों मिल पाएंगे। ओके, रोपाई के बाद पौधों की मृत्यु दर कैसे कम की जा सकती है? जी जब भी हम कोई प्लांटेशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं, सभी प्लांट एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ प्लांट्स, कभी कभी कोई प्लांट्स कमजोर रह जाता है, कभी प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन कम ज्यादा मिल पाता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप सिंचाई की व्यवस्था अगर आप रख रहे हैं, तो ठीक तरीके से रखें। एक जैसा कोई भी आप पोषक तत्व मिट्टी में डालने वाले हैं, या कोई भी ड्रिप के माध्यम से या कोई भी स्प्रे के माध्यम से कोई भी पोषक तत्व या कोई भी फंगीसाइड या कोई भी कीट नियंत्रक लिक्विड आप स्प्रे करने वाले हैं, तो वो एक जैसा घोल बनाकर ही स्प्रे करें। आप ड्रम में पर्याप्त मात्रा में एक जैसा ही घोल बनाएं, और उसको एक जैसी मात्रा में ही हर प्लांट पे दें। ऐसा नहीं हो किसी को 2 ml जा रहा है, किसी को 10 ml जा रहा है। इसका विशेष ध्यान रखना है। बार बार पंप में हमको डोज नहीं बनाना है कि हमने 15 लीटर का पंप लिया, फिर पानी डाल दिया, फिर ये 10 ml डाल दिया, वो 2 ml डाल दिया, वो 5 ml डाल दिया। आपको जो भी स्प्रे करना है वो पर्याप्त, आपको लगता है कि 200 लीटर में मेरे पूरे प्लांट्स में स्प्रे हो जाता है, तो 200 लीटर में एक जैसा ही घोल आप तैयार करें। फिर आप उसको पंप से या ड्रिप के माध्यम से या बेंचुरी के माध्यम से आप प्लांट्स को दे, तो पर्याप्त एक जैसा डोज हर प्लांट को जाएगा, तो प्लांट की कैनोपी भी एक जैसी तैयार होगी। कोई प्लांट छोटा, कोई प्लांट बड़ा नहीं होगा, एक जैसा स्ट्रक्चर आपके प्लांट का दिखने वाला है। हर प्लांट को एक जैसा ही पानी आपको देना है। ऐसा नहीं किसी प्लांट को बहुत पानी दे रहे हो, किसी प्लांट को कम पानी दे रहे हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे आपकी प्लांट की मृत्यु दर कम हो जाएगी। प्लांट मरेंगे नहीं आपकी। कोई भी चीज आपको एक जैसी ही डोज चलाना है। ओके, आजकल पौधावरण में कौन कौन सी आधुनिक तकनीकें अपनाई
जा रही है। जी बिल्कुल। जैसे आजकल पौधारोपण में पहले हम हाथ से गड्ढे करने पड़ते थे। आजकल मशीनें आ गई हैं। मशीनों से आप गड्ढे कराएं, एक जैसे गड्ढे होते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उसके अलावा पहले ये ड्रिप वगैरह की ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, अब तो ड्रिप इरिगेशन आ गया है। इससे आपका खर्चा भी कम होता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ड्रिप इरिगेशन का, लेकिन आपकी मजदूरी भी बचती है, लेबर कॉस्टिंग भी आपकी सेव होती है। दूसरा क्या होता है कि जितनी मात्रा में हमें प्लांटेशन को न्यूट्रिशन देना है, कोई पेस्टिसाइड देना है, या कोई भी हम चीज देना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्ट मात्रा में आपका ड्रिप इरिगेशन से पहुंच जाती है। आपका समय भी बचता है, पानी की भी आपकी जो, अगर पानी की आपके यहाँ ज्यादा कमी है तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आपको कम पानी में भी आपकी खेती अच्छी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स विधि के माध्यम से आप खेती अच्छी कर सकते हैं। आजकल मल्चिंग विधि भी आपकी आ गई है। मल्चिंग करके आप लाइव मल्चिंग कर सकते हैं। लाइव मल्चिंग मतलब आपके पास आसपास जो हरा चारा उगता है उसको काट के आप प्लांट्स के आसपास बिछा दीजिए, उसमें डीकम्पोजर चलाते हैं, तो वह भी आगे जाके आपकी एक अच्छी खाद बन जाती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और छोटे अगर प्लांटेशन भी लगे हैं तो आप इसके लिए मल्चिंग विधि, जो आपका पेपर आता है मल्चिंग पेपर, उसके माध्यम से भी खरपतवार को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्चिंग विधि भी आप आ गई है अच्छी। अच्छे तरीके के आप मल्चिंग पेपर, अच्छे मैक्रोन का पेपर लेके आप लगाइए, तो आपकी खरपतवार भी कंट्रोल रहेगी। इससे ले देके आपकी लेबर की जो व्यवस्था है, जो जो गड़बड़ा जाती है आज समय में, दिक्कत सबसे ज्यादा ये है कि लेबर व्यवस्था नहीं मिल पाती है, या लेबर की कॉस्टिंग ज्यादा है। इन सब माध्यम से आप आधुनिक तकनीकों के द्वारा खेती कर सकते हैं। ओके। मल्चिंग से पौधों की वृद्धि में कैसे मदद मिलती है? जी बिल्कुल। मल्चिंग विधि जो बताई गई है बहुत अच्छा सिस्टम है ये मल्चिंग का। दो तरीके की मल्चिंग हो सकती है। एक ये हो सकती है कि अगर आपके पास धान की पुआल या गेहूं की पुआल जो बच रही है, या ये जो खरपतवार जो उगती है, आप इसको कटिंग करके आप इसकी लाइन मल्चिंग कर सकते हैं प्लांट्स के आसपास, जिससे खरपतवार आपका नियंत्रण रहेगा। दूसरा, पेपर के माध्यम से जो बताया है मैंने, जो मल्चिंग पेपर आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पहला खरपतवार नियंत्रण होता है। दूसरा क्या होता है कि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है। मल्चिंग से क्या होता है, मिट्टी को जितना भी, गर्मी के समय में क्या होता है, पानी बहुत अधिक मात्रा में लगता है, तेजी से बाष्पीकरण होता है। जब अगर ये आपका मल्चिंग रहेगा, या आपका ये घास या खरपतवार के माध्यम से, या आप धान की पुआल वगैरह से अगर आप नमी बनाए रखते हैं, या कोकोपीट होता है, ये सब चीजों से आप अगर नमी बनाए रखते हैं, तो प्लांट आपका स्ट्रेस में नहीं जाएगा, प्लांट को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहेगी, प्लांट आपका सूखेगा नहीं। तीसरा, मल्चिंग विधि में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है वो अंधेरे में ही अच्छा वर्क करती है। कार्बन भी आपका नहीं उड़ता है ना। मिट्टी में क्या होता है कि कार्बन उड़ जाता है। खुली अगर मिट्टी रहेगी तो लगातार आप जुताई करते हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपका कार्बन भी उड़ जाता है, तो वहाँ कार्बन भी आपका सेफ रहता है। मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी भी आपकी अच्छी डेवलप होती है। तो मल्चिंग विधि के माध्यम से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तापमान भी आपका नियंत्रित रहता है। सपोज करो कहीं 40 से 45 डिग्री का तापमान अभी हो रहा है, और अगर मल्चिंग विधि रहेगी या आप क्रॉप को कवर करके रखेंगे आसपास प्लांट के, तो वहां कम से कम 10 डिग्री का तापमान आपको कम देखने को मिलने वाला। आप थर्मामीटर लगा के देख लेना, टेम्परेचर मीटर आप खुली उसमें लगा देना, टेम्परेचर वहां कितना दिखाएगा। और जहां पे आपका ये मल्चिंग पेपर बिछा होगा, या लाइव मल्चिंग से आपने प्लांट को कवर करके रखा होगा, आपको अलग ही आपको फर्क देखने को मिलने वाला है। ये है ना, टेम्परेचर का आपको फर्क अलग ही देखने को मिलेगा। ओके। आ, पुनः रुपाई या पौधों को, एक सेकेंड। जी सॉरी, इसलिए मैं क्वेश्चन आप नहीं नहीं, पुनः एक सेकेंड। रुपाई। मेरा जितेंद्र जी, मेरा एक कॉल आ रहा है, आप प्लीज थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे? ओके ओके मैम, नो इश्यू। तन्मय जी ने जो सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, उन्होंने सवाल किया है पुनः रोपाई या पौधा स्थान करने का समय। पुनः रोपाई मतलब आपको फिर से जब पौधा रोपण करना है तो उसका क्या समय होता है या कैसे आप करें। बिल्कुल, आप इसको बारिश के पहले आप प्लांटेशन को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना है, आप प्लांटेशन जैसे ही शिफ्ट करने वाले हैं तो उसकी जड़ों का नुकसान ना हो। प्लांट का जब भी आप स्थानांतरण करेंगे तो अमावस्या
इस समय आपको प्लांटेशन का स्थानांतरण नहीं करना है, क्योंकि इस समय सारे पोषक तत्व या मिट्टी में जो आपकी प्लांट में जो जल होता है, या जो भी जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो उस समय जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ों में चले जाते हैं अमावस्या के समय। तो उस समय आपको निदाई गुड़ाई ये सब नहीं करना है। आपको उस समय केवल रस चूसक कीट या इल्ली इन सबको कंट्रोल करने वाले या कोई फंगिसाइड का आपको स्प्रे करना है। ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है, अमावस्या के समय आपको निदाई गुड़ाई नहीं करना है, खुदाई नहीं करना है प्लांट के आसपास। सारे पोषक तत्व जड़ों में होते हैं, जड़ों को कट लगेगा, जड़ों को जरा सा भी घाव लगेगा, सारे पोषक तत्व बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है कुछ दिन तक आपका प्लांट सरवाइव कर जाए, लेकिन जब आप दूसरे को उसको शिफ्ट कर देंगे तो वो प्लांट आगे जाके मर जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नए स्थान पर आपको पहले मिट्टी की अच्छे से तैयारी कर लेना है, उसके बाद ही आपको प्लांट को वहां पे शिफ्ट करना है। पौधों की जड़ों का विशेष ध्यान रखना है, उसको नुकसान ना पहुंचे। जहां भी आप अगली जगह प्लांटेशन को शिफ्ट करने वाले हैं तो आप वहां पे पर्याप्त पानी की व्यवस्था रहे, पर्याप्त पानी में नमी बनी रहे। ठीक है। और पौधों को आवश्यकता अनुसार छाया मिलती रहेगी। हो सकता है कुछ दिन बाद आपने कहीं से प्लांट्स निकाले हैं, उसे दूसरे के आप शिफ्ट करने वाले हैं, या आप नर्सरी से पौधों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो नर्सरी में जो भी प्लांट्स हो उसको भी पर्याप्त छाया वगैरह मिलती रहे, प्लांट को नुकसान ना हो। उस समय तक प्लांट को कोई ना कोई आप खुराक अवश्य, एनपीके, नाइट्रोजन, ये सब आप लिक्विड फॉर्म में आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, जब तक आपका प्लांटेशन शिफ्ट नहीं होने वाला है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आज के कुछ सवाल थे प्लांटेशन को लेकर। प्लांटेशन हमें किन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और अब मैं आपको 2-5 मिनट आपसे एक जरूरी चर्चा करता हूँ कि प्लांटेशन करते समय हमें किस प्रकार गड्ढों की तैयारी करना है। ठीक है। सभी किसान साथियों का बहुत स्वागत है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्योंकि बात करते हुए आपको समझ नहीं आएगा। प्लांटेशन जो भी आप करने वाले हैं, कम से कम आपका जो भी आम, अमरूद, चीकू, नींबू जो भी लगाने वाले हैं, कम से कम 2x2 का गड्ढा आपका होना चाहिए। 2x2 के गड्ढे में आपको 1 फुट की मिट्टी अलग कर देनी है। पहले जो स्ट्रक्चर है, जो 1 फुट की मिट्टी का स्ट्रक्चर है, वो आपको दाईं तरफ रखना है। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर है 1 फुट का, वो आपको बाईं तरफ रखना है। ठीक है। हम जो भी इसमें बेसल डोज या जो भी खुराक मिलाने वाले हैं, हम ऊपरी स्ट्रक्चर वाली मिट्टी में पहले मिलाने वाले हैं। गड्ढा करने के कम से कम 5 से 10 दिन तक आपके गड्ढे खुले रहना चाहिए, ताकि अगर उसमें किसी प्रकार का फंगस अगर डेवलप हो रहा था, तो वह प्रकाश की क्रिया में या सूर्य के प्रकाश से वहां पे फंगस आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है पहले से। ठीक है। आपके यहाँ बिना बुझा हुआ चूना मिल जाता है, बिना बुझा हुआ आप चूना लीजिए। 200 लीटर पानी में आप 2 किलो चूने को घोलिए अच्छे से, उसको ठंडा कीजिए और छान के इसके बाद आपको स्प्रे के माध्यम से इसके अंदर के स्ट्रक्चर में, प्लांट के जहाँ लगने वाले हैं उस गड्ढे के अंदर के स्ट्रक्चर में आप इसका स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी अगर कोई नीमाटोड्स का इश्यू आ रहा होगा या दीमक की समस्या का चल रही होगी या किसी प्रकार का फंगस वहां पे डेवलप हो रहा होगा, वो आपका चूने के पानी के माध्यम से वो कंट्रोल हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा, कोई भी जो कीट होंगे ना वो वहीं आपके खत्म हो जाएंगे। अब जब भी आप प्लांट्स लगाने वाले हैं, तो 200 लीटर पानी में कम से कम आप फफूंद भक्षक तरल 500 ml आप सोल के माध्यम से मंगा लिया। कोई भी आप फंगिसाइड अगर यूज करते हैं उसको फर्मेंट करके रेडी कर लें। प्लांट्स की आप पॉलिथीन को आप खोलेंगे, जो काले उसमें आता है, बैग में तैयार होके आता है, उसको हल्का हल्का ठोकें आप, ताकि जड़ें थोड़ी सी ढीली पड़ जाएं। उसमें 1 मिनट के लिए आप उसको फंगिसाइड में डुबो डुबो के रखें। है ना। इसका आपको जब प्लांटेशन करना है, ये इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। इसका आपको ये एक अलग क्रिया हो गई। अब हमको बेसल डोज में क्या लेना है, तो बेसल डोज में कम से कम 2 किलो से लेके 5 किलो तक आपके पास अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट खाद होनी चाहिए। इसमें आपको अगर आप प्रति प्लांट में चीजें मिलाने वाले हैं, तो कम से कम आपको हर प्लांट के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर यूज करना है, 10 ग्राम आपको नैनो महिराजा यूज करना है, 10 ग्राम आपको सुरपाल यूज करना है, 10 ग्राम आपको भस्म रसायन यूज करना है। इसके अलावा जब आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मिट्टी को सबसे ज्यादा जो प्लांट को बढ़ाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सब विशेष तत्व है जो प्लांट को एकदम से ग्रोथ देते हैं। तो इसके लिए आपको आयरन ऑक्साइड,
कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड, रॉक फॉस्फेट, येलो सॉइल, ये सब कम से कम आपको 1-1 किलो पर प्लांट के हिसाब से आपको मिक्स करना है। कंपोस्ट खाद हो गई आपकी 2 से 5 किलो तक प्लांट के साइज के हिसाब से, ½ किलो से 1 किलो तक इस प्रकार की ये सॉइल्स हो गई, इनरिच सॉइल, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, रॉक फॉस्फेट, येलो सॉइल, इसको मिक्स करना है। 10 ग्राम माइक्रोराजा पाउडर, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 10 ग्राम आपको कम से कम कार्बन रिचार्जर पर प्लांट के हिसाब से, और 10 ग्राम आपको सुरपाल, और 10 ग्राम भस्म रसायन माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए। ये आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर की जो 1 फुट की मिट्टी निकली है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जब आप प्लांट लगाने वाले तो इस मिट्टी को आपको नीचे शिफ्ट कर देना है। फिर आपने फंगीसाइड में डूबा हुआ उस प्लांट को आपको जमीन में शिफ्ट करना है। वो जो ऊपर जो नीचे स्ट्रक्चर की जो मिट्टी निकली थी वो आपको उसमें अच्छे से भर देना है। इसके बाद आपको 2 से 4 घंटे बाद जब प्लांट अच्छे से शिफ्ट हो जाए उसके बाद आपको अच्छे से उसमें सिंचाई कर देनी है प्लांट को, ठीक है ना, पानी के माध्यम से। विशेष ध्यान रखना है, प्लांट आप जब भी लगाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। पूरब से पश्चिम आपको प्लांट नहीं लगाना है। उत्तर से दक्षिण दिशा का इसलिए बताया गया है कि जब भी आपका पूर्व दिशा से सूर्य उगेगा तो वो उत्तर से दक्षिण दिशा में ये प्लांट आपके इस रो में लगे हुए हैं, ठीक है, और आपका ये सूर्य ऐसा उग रहा है तो पर्याप्त मात्रा में प्लांट को यहाँ पूरी स्ट्रक्चर पे धूप मिलने वाली है। जब प्लांट के ऊपर जब सूर्य एग्जैक्ट सेंटर में हो जाएगा तो सेंटर वाले भाग में भी प्लांट को प्रॉपर धूप मिलेगी। और जब ये पश्चिम की दिशा में अस्त होने लगेगा तो पश्चिम की दिशा तरफ से भी प्लांट को प्रॉपर धूप मिल जाएगी। लेकिन यही गलती अगर आप ऐसे प्लांट लगाने वाले हैं और ऐसे ही सूर्योदय होने वाला है, तो ये सूर्योदय हो रहा है तो शुरू के प्लांट पे तो आपको धूप मिल जाएगी, लेकिन एक दूसरे प्लांट की छाया एक दूसरे प्लांट पर पड़ने लगेगी, अगले प्लांट पर उसका छाया पड़ने लगेगा। तो क्या होगा, वहां पे आपका सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, वहां की पत्तियां पीली पड़ने वाली है। आप को ये ध्यान रखना है जहां भी ऐसी स्थिति बन रही है पीली पत्तियां इसलिए पड़ जाती है, वहां का आपका प्लांट ग्रोथ ही नहीं लेगा, ना वहां पे फ्लावर आएंगे, ना वहां पे फ्रूटिंग आएगी, ना वहां की पत्तियां अच्छी आएंगी, वहां पे बीमारियां भी बहुत जल्दी असर करने वाली है। फिर जैसे ही सूरज सेंटर में पहुंचेगा, सेंटर में तो करीब करीब सबको धूप मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही जब ये पश्चिम दिशा में पहुंचेगा तो फिर वही छाया वाली स्थिति यहाँ से बनना शुरू हो जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, प्लांट आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में लगाना है, पर्याप्त दूरी को ध्यान में रखते हुए लगाना है, पर्याप्त प्लांट के हिसाब से डोज बनाकर बेसल डोज के हिसाब से लगाना है। ये मत बिल्कुल आप कंजूसी कीजिएगा, प्लांट एक बार लगेगा जो आपको आने वाले 10 20 50 साल तक आपको कमाई देने वाला है। आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें कि मैं केवल केवल ऐसे प्लांट को गड्ढा करूं प्लांट को लगा दूं ये अच्छा उग जाएगा। उसको जिस प्रकार की ग्रोथ आप शुरू में अच्छी, जिस प्रकार आप मान लीजिए कि बच्चे को शुरू से ही आप अगर अच्छा खान पान देना शुरू करेंगे तो वह धीरे धीरे उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा। आप उसको शुरू से ही कम ज्यादा देंगे खाना तो वो कमजोर रहने वाला है, ना उसका दिमाग ठीक से विकसित होगा और ना वह अच्छे से काम कर पाएगा। तो कोशिश करें, है ना, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। इसको लेकर कोई भी अभी तक सवाल हो तो एक एक करके फार्मर भाई माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, माइक को अनम्यूट करके एक एक करके सभी किसान साथी। अनिमेश जी, महेंद्र जी, दिनेश कुमार जी, मनोज जी, नजूर जी, साहिब जना जी, ताकेश्वर जी, कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए आप माइक को अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हैं। प्लांटेशन को लेकर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और अगर प्लांटेशन अभी लगे हुए हैं उसमें कोई समस्या आ रही है उसको आप सवाल पूछ सकते हैं। प्लांट में ग्रोथ नहीं आ रही है उसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं। फ्लावरिंग नहीं आ रही उसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं। प्लांट कहीं से सूख रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, कोई कीट परेशान कर रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं। प्लांट के अलावा अगर आपकी कोई फसल लगी हुई है तो उसको लेकर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। माइक को अनम्यूट करके आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ कौन सी फसलें लगी हुई है या किस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। ये मंच इसलिए बनाया गया है ताकि आप यहाँ पे अपने सवालों को रखें, ताकि हम उसका निराकरण आपको जैविक तरीके से सोल के माध्यम से बता सकें। मेरा एक सवाल है। जी। मेरे अभी धान की फसल अभी उठी नहीं है।
लेकिन जी। इस बार तो कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जी। अभी वो बालियां आ गई है। ओके। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब करूंगा, मेरा स्टीम का जो धान का जो स्टीम है ना, जी। वो स्टीम वीक है, इसलिए थोड़ा बालियां भी बहुत वीक आई है। ओके। तो इसके लिए आपका वो जैविक या सोल का क्या समाधान है? जैसे देखिए स्टीम। तना, अगर आप, तो आपने क्या दिया था, आपने मतलब जब आपने धान लगाया था? हमारे इधर जैविक खेती नहीं होता है, हमारे इधर पूरा ही रासायनिक खेती होता है। ठीक है। जैविक खेती में सिर्फ हमारे इधर वो जो गोबर का जो खाद होता है, हम्म। वही डाल पाते हैं हम, और कुछ नहीं डाल पाते। तो उसमें केमिकल में क्या डालते हैं हम, डीएपी यूरिया डालते हैं, क्या डालते हैं? हाँ, डीएपी डालते हैं, यूरिया और डीएपी। तो भाई साहब, अब ऐसा हो सकता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी कम हो गई हो, आप लगातार जब केमिकल यूज कर रहे हैं तो। हाँ हाँ। कितना एरिया है आपका? हमारे 3 एकड़। 3 एकड़ है, तो हम तो आपको सलाह देंगे कि अगर आप धान ही करने वाले हैं तो एक अलग बात है, धान या गेहूं या जो भी रेगुलर फसलें, और अगर आप प्लांटेशन को लेकर आपका प्लान है, आप अच्छी इनकम करना अगर चाह रहे हैं, तो आप नहीं एक आप मिट्टी का जांच कराएं पहले तो, क्योंकि उससे ही पता लग पाएगा कि मिट्टी में कैल्शियम कितना है। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों भी अगर कम होंगे ना, तो आपका ये जो आप जो तना पतला है उसकी जो समस्या आ रही है, वो उसके कारण भी आ सकती है। लेकिन अभी हाँ, आपका हो कितने सकता। दिन का हो गया है धान? अभी वो मतलब और 10-15 दिन के अंदर वो घर आ जाएगा। और तब तो कंप्लीट ही होने वाला है। ओके। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी हमारे इधर 2 महीने बाद फिर खेती चालू हो जाता है, अभी धान ही होता है। इधर और दो उसके टाइम बाद भी होता है। आपकी अगली अगली क्रॉप भी आपकी धान ही लगेगी? हाँ, धान ही होता है इधर, और कुछ नहीं तो होता है। ठीक है। तो देखिए, अब एक तरीका ये है कि आप मिट्टी की जांच कराएं, वो रिपोर्ट अगर हमें साझा करते हैं आप, तो हम उसके हिसाब से बता सकते हैं मिट्टी में क्या कमी है। ठीक है। और दूसरा, अच्छा। कुछ आप बेसिक चीजें आप धान में स्टार्टिंग में डालें, जैसे अब एक बेसल डोज होता है हमारा, कि हम गोवर्धन खनिज खाद 50 kg, सुरपाल 1 kg, भस्म रसायन 1 kg, और कार्बन रिचार्जर, माइक्रो राजा, ये सब हम मिक्स करके खेती में पहले मिलवा देते हैं, हाँ। पाई के पहले। हम्म। फिर आपने ये रोपे लगा दिए। अब आप डीएपी यूरिया के माध्यम से ही खेती करना चाहते हैं, तो फिर आप डीएपी या यूरिया डायरेक्ट ना डालें, उसको फर्मेंट करके डालें। डीएपी का तरीका ये होता है कि अगर आप 50 किलो डीएपी डालने वाले हैं, तो कम से कम 200 किलो आप, 200 से 300 किलो आप कंपोस्ट खाद लें, उसमें डीएपी को अच्छे से मिला लें, उसको 14 दिनों के लिए आप ढक्का रख दें। अच्छा। तो ये डीएपी पूरा डिजोल्व हो जाता है। अभी क्या होता है, अभी आप डीएपी यूरिया डालते हैं ना, तो 100% डीएपी आपका यूज ही नहीं होता, वो मिट्टी में पड़ा रहता है। ठीक है। और इसी प्रकार जब आप यूरिया डालने वाले हैं, तो यूरिया को भी आपको 4 घंटे पहले कंपोस्ट खाद में मिलाकर ढक के रख देना है। फिर इसके बाद आप इसका भरकाव करें। लेकिन मेरा तो सोचना ये है कि डीएपी यूरिया डालेंगे तो ले दे के आप केमिकल पे ही खेती करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अब यूरिया डीएपी को इस तरीके से डालेंगे, तो कुछ हद तक आपका मिट्टी से केमिकल कम हो जाएगा, क्योंकि हम उसको पूरा अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा के डालने की आपको ये व्यवस्था बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास नैनो नाइट्रोजन है, जो हमने यूरिया के अगेंस्ट में बनाया है, बायो फर्टिलाइजर है। डीएपी की जगह हमारे पास ओकेपी 2X है, एनपीके 19-19-19 है, और कुछ हम फार्मूले घर पे तैयार करवाते हैं, सड्रस है। इसके अलावा अणु जल का फार्मूला है, इसको अगर आप हर 10-12 दिन 15 दिन में स्प्रे करते हैं, तो आपकी फसल अच्छी हो सकती है, और धीरे धीरे आप केमिकल से बाहर आके जैविक में आ सकते हैं। हाँ, मेरा कोशिश वही है कि धीरे धीरे चेंज करो। एक बार में चेंज नहीं कर पाऊंगा नहीं नहीं, मैं क्योंकि समझ रहा इधर। हूँ। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और बाकी अब हम तो ये चाहेंगे, अगर आपके पास व्यवस्था है, अच्छी चीजें हैं, तो आप क्रॉप को चेंज करें। आप धान, गेहूं, इन सब से निकलकर आप वेजिटेबल्स करें इससे तो, या फिर आप प्लांटेशन करें, प्लांटेशन के बीच में आप वेजिटेबल्स करें, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होने वाली है। अब साल का 1 एकड़ में 2 से 3 लाख तक आप आराम से कमा सकते हैं 1 एकड़ में, जिसमें आपकी लागत आपकी जो रहने वाली है, वो आप मान के चलो 50,000 से 60-70 हजार रुपए तक की आपकी लागत हो सकती है टोटल, एक साल में। और बाकी आपकी हाँ। कमाई होने वाली है। हाँ, क्या होता है हमारे इधर मान के चलो, हमारे जो खेती है उसके अंदर मतलब पूरे धान रहता है, तो उसमें अलग खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इधर। नहीं, धान देता है, वो धान इसलिए देता है क्योंकि आपने वैसा खेत को रेडी किया होगा। अगर आप आजू बाजू का आपका जो मेड़ होता है वो ऊंचा कर लेंगे, तो कोई पानी आपका खेत में आएगा नहीं।
साइड से नाली रहे, अगर कोई बाजू वाला हाँ कर भी रहा है तो उसका पानी साइड से नाली से निकल जाएगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि हाँ, ये लोग सही है। धान करते हैं धान ही करते हैं, बीच में कोई लोग सब्जी बाजियां भी करते हैं, कोई प्लांटेशन भी करता है। सभी जगह होती है वो, तो आपको हाँ डिपेंड आपकी खेती पे डिपेंड करेगा। मतलब कि भैया मैं हाँ, हमारे पानी इधर। के लिए मैंने प्रॉपर व्यवस्था करके रखी है, ऐसा ना हो कि किसी के धान का पानी हमारे खेत में ही भरा रहा है। वो तो आपको हाँ जेबी अभी। आप करेंगे तब भी इसका विशेष ध्यान रखना है, किसी के खेत का केमिकल वाला पानी अब आप जेबी करने लगे और आपकी खेती में किसी का केमिकल वाला पानी ओवरफ्लो होके आएगा तो भी आपको कोई मतलब नहीं है जेबी करने का। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेड़बंदी करनी है, मेड़ को ऊंचा कर देना है, प्रॉपर साइड से नाली बना देना है, ताकि बाजू वाले खेत का पानी सीधा निकल जाए, आपके खेत में आए नहीं। और आप जो भी पोषक तत्व आपकी खेती में दे रहे हैं वो आपकी खेती में ही रहे, आपका खेत का पानी भी किसी दूसरे खेत में बह के ना जाए। हाँ हाँ, और अभी पोटैटो अभी लगाना है अभी। जी हमारे इधर 10-15 दिन के अंदर अभी खेती रेडी हो रहा है। जी। तो इसके लिए हम बेसल डोज में क्या दें? देखिए कंपोस्ट खाद तो आपको यूज करना ही है, कम से कम अगर 1 एकड़ में आप लगाने वाले हैं तो 1 से 2 ट्रॉली तो कंपोस्ट खाद आपको डालनी चाहिए। जितना ज्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी उतना ज्यादा आलू आपका ज्यादा आने वाला है। हाँ और अब बेसल डोज में आपको क्या देना है, गोवर्धन खनिज खाद आपको 50 kg डाल देना है, सुरपाल आपको 1 से 2 kg डाल देना है, भस्म एकड़ रसायन। में। जी, एकड़ में। भस्म रसायन आपको 1 से 2 kg डाल देना है, माइक्रो राजा आपको कम से कम 500 ग्राम डालना है। जितनी ज्यादा जड़ें आएंगी उतनी ज्यादा कंद बनने वाले हैं, ठीक है। और हम्म। आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर साथ में मिला के डालना, ताकि किसी भी प्रकार का अगर मिट्टी में फंगस है तो वो फंगस को कंट्रोल करके रखेगा। बीज भी जब आप आलू जब आप शिफ्ट करने वाले हैं बीज, तो उसको भी पूरा बीज उपचारित करके लगाएं फंगीसाइड से, ताकि अंदर मिट्टी में वो सड़े ना, खराब ना हो। कई बार होता है ना मिट्टी में पहले से फंगस है और हमने आलू को लगाया अंदर कंद को और तो वो सड़ना शुरू हो गया, नमी मिल गई ज्यादा उसको, तो आप फंगीसाइड का यूज करके फिर इसके बाद आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। कौन सा फंगिसाइड दे दूं? आप फफूंद भक्षक तरल आता है हमारा, ये 200 लीटर पानी में 500 ml 2 किलो गुड़ के साथ फर्मेंटेड हो जाता है। और हम्म। इसके बाद आप इसको कंद को इसमें डुबो डुबो के आप लगाइए, तो फंगस से कंट्रोल रहेगा। और माइको राजा और ये सब जब आप बेसल डोज में डाल रहे हैं, जब पानी चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद बोल देंगे कि ये आलू मेरा चेंज, मतलब अलग ही आपको देखने वाला है। तो वो जो बेसल डोज है वो क्या, वो सूखी मिट्टी में छिड़काव करना है क्या हाँ उसके बाद? हाँ, बेसल डोज आपको जो आप कंपोस्ट खाद डालने वाले हैं ना साथ में, उसमें मिला के हाँ मिट्टी में बेड़ बनाने से पहले आपको मिक्स कर लेना है सभी जगह। ठीक है ठीक है। और जो कॉम्पोस्ट खाद जो बोल रहे हैं वो क्या, हमारे इधर के जो जो गोबर का खाद है वही डालूंगा क्या हाँ क्या? हाँ, वही गोबर की खाद होनी चाहिए, गीला गोबर नहीं डालना है ना, कंपोस्ट किया हुआ गोबर नहीं मतलब नहीं नहीं, सूखा। गीला नहीं, 1 साल का पुराना है वो। बस 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 बढ़िया हो जाएगा, वो तो शानदार आपका आलू होने वाला है। ये सब मिक्स करके डालिए, उसके बाद फिर आप नैनो नेत्रोजन ओके भी जो हमारे आते हैं और ये सब हम्म। आप दे दीजिए, तो आपका आलू बढ़िया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ठीक है मतलब जेल डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और ठीक है। आपको फसल आने वाला है। और जो आलू में जो फॉस्फेट या कुछ लगता है वो नहीं देना सब पड़ेगा कुछ है, कि वो? सब कुछ है हमारे पास। नैनो फास्फोरस है, नैनो कैल्शियम है, नैनो जिंक है, नैनो पोटास है, सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, वो सब एक साथ मिला के स्प्रे कर वो सकते हैं, स्प्रे है हो ना? जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप स्प्रे कर सकते हैं एक साथ। क्या होता है कि 3-4 है तो एक साथ मिला के कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। जो नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं वो आपके 90% एक साथ ही स्प्रे हो जाते हैं, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप मिला लीजिए और एक साथ स्प्रे हम्म। कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है तो आलू आलू पे थोड़ा ट्राई करके देखते हैं बिल्कुल क्या होता बिल्कुल है। करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमारे इधर वो आपका जो गोवर्धन खाद है हम्म। वो आएगा क्या, डिलीवरी होगा क्या? पूरा ऑल ओवर इंडिया में, आप पश्चिम बंगाल से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, पश्चिम बंगाल से। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे फार्मर काम कर रहे हैं हमारे। ठीक है तब तो हाँ कोई बात सर, ये नहीं। ऑल ओवर इंडिया, या आप तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, लोग बंगाल की बॉर्डर पे और बिहार की बॉर्डर पे माल लेके नेपाल लेके जा रहे हैं। अच्छा, हम उधर पश्चिम बंगाल की जो धान की गोला जो बोला जाता है ना, बर्धमान हम्म साइड, वो उस साइड हम्म से है। हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डोज बना के आपको दे दूंगा, कैसे क्या लगने वाला है ना। नंबर तो हमारे पास आपका आ गया होगा, आपने रजिस्ट्रेशन किया है अभी। उसके बाद हाँ मैं हाँ, आपको अलग से बात कर लूंगा, ठीक। आपका नंबर नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरा नंबर आप लिख लीजिए, नाइन हाँ हाँ थ्री हाँ डबल जीरो सेवन हाँ डबल थ्री हाँ। 004। ठीक है ठीक है जितेंद्र सिंह नाम है मेरा। ठीक। ठीक है।
किसी अन्य और किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। और उसके बाद जो आलू की खेती के बाद हमारे इधर वो जब धान की खेती होगा तब आपसे संपर्क कर लूंगा, जितना चाहिए वो जैविक कर सके हम। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, करते ही हैं लोग। देखो, जितना ज्यादा जैविक होता जाएगा ना, आगे जाके आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। मैं आपको बता हाँ दूं, हाँ हाँ। केमिकल पे डिपेंड मत रहिए। केमिकल बेकार है, सब मिट्टी को खराब कर रहा है। आगे जाके आप मिट्टी से हाथ धो बैठेंगे। हाँ 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 हाँ। है ना, जैविक करें, आप, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको एक दो नंबर भी दूंगा आपके पश्चिम बंगाल के फार्मर से, आप बात कीजिएगा। सुमन दास जी हैं, घोष जी हैं, ये सब कर रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, माइक को अनम्यूट करके। किसी भी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दिनेश कुमार जी, महेंद्र पाल जी, मनोज जी। जितेंद्र जी, हाँ, मनोज जी ने शायद कुछ पूछा है चैट ओके, बॉक्स में। मैं देख रहा हूँ मैम। मनोज जी ने पूछा है, मैंने 5 नैनो डीएपी, एक मिनट, पूरा खुद ले रहा है, हम खुद देते हैं। नैनो डीएपी प्लस नैनो नाइट्रोजन एक्सपायर हो चुका है। कितना कितना दिन हुआ है नैनो डीएपी, नैनो ओकेपी और नैनो नाइट्रोजन आपको एक्सपायर हुए? मनोज जी, पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। मनोज जी, माइक को अनम्यूट कीजिए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। शायद वो बाहर है जितेंद्र जी, उन्होंने नंबर शेयर किया है, आप उनका नंबर सेव कर लीजिए। एक आप मिनट, उनसे बात कर लीजिएगा। मैं देख लेता हूं उनका नंबर। 6 महीने उन्होंने लिखा है। ओ, 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया है। हम्म, खराब हो गया है वो। मैंने लिख दिया है, वो खराब हो गया है, उसे यूज में नहीं लेना है। हम्म। अन्य किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नजूल जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। साहिब जी, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए सर। कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, किसान संवाद क्योंकि फिर कुछ ही समय बाद समाप्त होगा। अगर कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, तब तक किसान जी संवाद तक समाप्त होगा। जी, अगर सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज के लिए सेशन क्लोज करेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, आई थिंक आज के लिए किसी का सवाल नहीं है। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे सवालों के जवाब। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू आप सबको। जी, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत आभार। जितेंद्र जी, आप ना मनोज जी का वो नंबर मैं ऐड नंबर कर ले रहा लीजिए, हूँ, मैं उनका नंबर ले रहा शायद डाउट अभी हूँ। भी क्लियर नहीं हुआ है, आप कॉल पे ओके, बात कर लीजिए उनसे। मैं ले रहा हूँ, एक मिनट, नंबर फोटो ले रहा हूँ नंबर की। मनोज जी, आपका नंबर जितेंद्र जी ने ले लिया है, आपको कॉल आ जाएगा जितेंद्र जी की तरफ से। थैंक यू। ठीक है मैम, समाप्त करते हैं, किसान समाप्त।